सभी व्यूअर्स को मेरा हृदय से प्रणाम। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मेरा नाम है लवकुश मिश्रा और मैं आपको एसएसटी पढ़ाता हूँ। तो आइए बिना समय को बर्बाद किए हुए हम अपने टॉपिक को समझते हैं। आज का हमारा टॉपिक है पॉलिटिकल रेडिकलिज्म एंड इकोनॉमिक क्राइसिस। ये क्लास 9th नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर चैप्टर का पार्ट 3 है। इससे पहले मैं अपने चैनल पर इस चैप्टर के 2 पार्ट अपलोड कर चुका हूं। आप उसको देखिए, तब आज जो होने वाली बातें हैं वो आपको समझ में आएंगी। तो आइए अपने आज के टॉपिक को समझते हैं। देखिए, आपके बुक में एक इमेज बनी हुई है। इस इमेज में एक रैली का दृश्य दर्शाया गया है। एक रैली की पिक्चर है इसमें। यह रैली किसने आयोजित की थी? यह रैली स्पार्टकिस्ट लीग नामक रेडिकल संगठन द्वारा आयोजित की गई थी। देखिए, जिस समय वाइमर गणराज्य की स्थापना हुई थी, उसी समय रूस में हुई बोल्शेविक क्रांति की तर्ज पर जर्मनी में भी स्पार्टकिस्ट लीग अपने क्रांतिकारी विद्रोह की योजनाओं को अंजाम देने लगी थी। बहुत सारे शहरों में मजदूरों और नाविकों की सोवियतें बनाई गईं। बर्लिन के राजनीतिक माहौल में सोवियत किस्म की शासन व्यवस्था की हिमायत के नारे गूंज रहे थे। देखिए, रूस से प्रभावित होकर के जर्मनी में भी सोवियत किस्म की शासन व्यवस्था को लाने के नारे गूंज रहे हैं। इसीलिए समाजवादियों, डेमोक्रेट्स और कैथोलिक गुटों ने वाइमर में इकट्ठा होकर इस प्रकार की शासन व्यवस्था के विरोध में एक लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना का फैसला लिया। और आखिरकार वाइमर गणराज्य ने एक पुराने सैनिकों का संगठन हुआ करता था। इसका नाम क्या था? फ्री कॉर्प्स। उस संगठन की मदद से इस विद्रोह को कुचल दिया। देखिए, वाइमर गणराज्य ने मदद ली है किनकी? एक फ्री कॉर्प्स नामक संगठन है और इस मदद से वाइमर गणराज्य ने इस विद्रोह को कुचल दिया है। जो कि कौन कर रहा है वहां पर? सोवियत रूस की शासन व्यवस्था, जिसकी नई नई एंट्री हुई है जर्मनी में। अब इस पूरी घटना के बाद स्पार्टकिस्टों ने जर्मनी में कम्युनिस्ट पार्टी की नींव डाली। अब इसके बाद कम्युनिस्ट, साम्यवादी और समाजवादी एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हो गए और हिटलर के खिलाफ कभी भी साझा मोर्चा नहीं खोल सके, एक साथ होकर के नहीं लड़ सके कभी भी। क्रांतिकारी और उग्र राष्ट्रवादी दोनों ही खेमे रेडिकल समाधानों के लिए आवाजें उठाने लगे। देखिए, रिवॉल्यूशनरीज और मिलिटेंट नेशनलिस्ट्स, ये दोनों लोग मिल करके क्या कर रहे हैं? रेडिकल समाधानों की, रेडिकल सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं। अब बात आ जाती है रेडिकल का क्या मतलब होता है। तो रेडिकल का मतलब होता है क्रांतिकारी परिवर्तन। जब समाज में लोग क्रांतिकारी परिवर्तन चाहने लग जाएं तो इसको हम बोलते हैं रेडिकल सॉल्यूशंस। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ 1923। इसको समझ लीजिए, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, पॉलिटिकल रेडिकलाइजेशन को 1923 की इकोनॉमिक क्राइसिस से और बल मिला। अब जर्मनी ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर मोटे तौर पर लोन लेकर के लड़ा था और युद्ध के बाद जर्मनी को स्वर्ण मुद्रा में हर्जाना भी भरना पड़ा इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड। इस दोहरे बोझ से जर्मनी के जो स्वर्ण भंडार थे, जो गोल्ड रिजर्व्स थे उनके, वो लगभग समाप्त होने की स्थिति में पहुंच गए थे। आखिरकार 1923 में जर्मनी ने कर्ज और हर्जाना चुकाने से इनकार कर दिया। उसने बोला, भैया हमारे पास पैसा ऐसा नहीं है, हम कर्जा वर्जा नहीं दे पाएंगे। अब इसके जवाब में फ्रांसीसियों ने क्या किया? उन्होंने जर्मनी के मुख्य औद्योगिक इलाके रूर पर कब्जा कर लिया। यह जर्मनी का विशाल कोयला भंडारों वाला इलाका था। अब जर्मनी क्या करता बेचारा? जर्मनी की उस समय स्थिति नहीं थी कि वो जवाब दे सकता था। तो जर्मनी ने क्या किया? जर्मनी ने फ्रांस के विरोध में प्रतिक्रिया करते हुए बड़े पैमाने पर कागजी मुद्रा छापना शुरू कर दिया। अभी जर्मन सरकार ने इतने बड़े पैमाने पर मुद्रा छाप दी कि उसकी जो मुद्रा थी मार्क, जैसे आपके यहां रुपया होती है ना, वैसे उनके यहां मार्क थी। अब उनकी मुद्रा जो थी, मार्क का मूल्य ही तेजी से गिरने लग गया। भाई देखो, आप बहुत ज्यादा अगर करेंसी छाप दोगे
तो उससे आपका देश अमीर थोड़ी ना बन जाएगा, उससे आपकी जो करेंसी है ना आपके देश की, उसकी वैल्यू ही गिरने लग जाएगी। कैसे गिर रही है इसको देखिए। अप्रैल में एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 24,000 मार्क के बराबर थी, जो कि जुलाई में 3,53,000 मार्क हो गई। अगस्त में तो 46,21,000 मार्क हो गई, तथा दिसंबर में ये 9,88,60,000 हो गई। इस तरह एक डॉलर में खरबों मार्क मिलने लगे। जैसे जैसे मार्क की कीमतें गिरती गईं, जरूरी चीजों की कीमतें जो थी वो आसमान छूने लगी। रेखा चित्रों में जर्मन नागरिकों को एक पाव रोटी, एक ब्रेड खरीदने के लिए बैलगाड़ी में नोट भरकर ले जाते हुए दिखाया जाने लगा। मतलब एक ब्रेड का टुकड़ा खरीदने के लिए आपको बैलगाड़ी में भर भर के नोट लेके जाना पड़ रहा है, इतनी करेंसी गिर चुकी है। जर्मन समाज दुनिया भर में हमदर्दी का पात्र बनकर रह गया। इस संकट को बाद में क्या बोला गया? हाइपर इन्फ्लेशन। जब कीमतें बेहिसाब बढ़ जाती हैं तो उस स्थिति को हाइपर इन्फ्लेशन का नाम दिया जाता है, अति मुद्रास्फीति। अब जर्मनी को इस संकट से निकालने के लिए अमेरिकी सरकार ने हस्तक्षेप किया। इसके लिए अमेरिका ने डॉब्स योजना बनाई। इस योजना में जर्मनी के आर्थिक संकट को दूर करने के लिए हर्जाने की शर्तों को दोबारा तय किया गया कि भाई हम फिर से देखेंगे कि कैसे पे करें लोन को, क्योंकि देखो अगर जर्मनी अगर लोन नहीं चुकाएगा तो अमेरिका को भी तो घाटा है ना उसमें। भाई पैसा तो अमेरिका का भी लगा है, जब सबका डूबेगा तो अमेरिका का भी डूबेगा। तो अमेरिका ने सोचा कि यार लाओ थोड़ा सा जर्मनी को हम सपोर्ट कर दें, क्योंकि जर्मनी की इकोनॉमी अगर जी गई तो ये हमको पैसा वापस कर देंगे जो हमारा लोन लिए हुए हैं। देखिए यहां पर इमेज बनी हुई है, इसमें क्या दिखाया गया है कि रात को सोने के लिए कतार में खड़े हुए बेघर लोग, इनका घर नहीं है, ये लोग सब लाइन में खड़े हुए हैं सोने के लिए कि इनकी बारी आए तबे सोएं। ये स्थिति है जर्मनी में, इतनी खराब हालत है। अब हमको समझना है द ईयर ऑफ डिप्रेशन, मंदी के साल। सन 1924 से 1928 तक जर्मनी में कुछ स्थिरता रही, लेकिन ये जो स्थिरता थी ये मानो रेत के ढेर पर खड़ी थी। जर्मन निवेश और औद्योगिक गतिविधियों में सुधार मुख्यतः अमेरिका से लिए गए अल्पकालिक कर्जों पर आश्रित था। लेकिन जब 1929 में वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज, जिसको कि शेयर बाजार कहा जाता है, जब ये धराशायी हो गया तो जर्मनी को मिल रही यह मदद भी रातों रात बंद हो गई। अब वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्या है इसको समझ लीजिए। ये अमेरिका में स्थित दुनिया का सबसे बड़ा शेयर बाजार है। लेकिन जब अमेरिका में ही वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज धराशायी हो गया तो जो मदद अमेरिका जर्मनी को भेज रहा था वो मदद भी उसने रातों रात बंद कर दी। अब कीमतों में गिरावट की आशंका को देखते हुए लोगों ने धड़ाधड़ अपने शेयर बेचने लग गए। 24 अक्टूबर को केवल एक दिन में ही 1.3 करोड़ शेयर बेच दिए गए। यह इकोनॉमिक डिप्रेशन यानी कि आर्थिक महामंदी की शुरुआत थी। 1929 से 1932 के अगले 3 सालों में अमेरिका की राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम, केवल आधी रह गई। अब वहां नेशनल इनकम भी गिर रही है अमेरिका में, फैक्ट्रियां बंद हो गई थी, निर्यात गिरता जा रहा था, किसानों की हालत खराब थी और सट्टेबाज बाजार से पैसा खींचते जा रहे थे। अमेरिकी अर्थव्यवस्था में आई इस मंदी का असर दुनिया भर में महसूस किया गया। इस मंदी का सबसे बुरा प्रभाव जर्मन अर्थव्यवस्था पर पड़ा। 1932 में जर्मनी का औद्योगिक उत्पादन जो था वो 1929 के मुकाबले केवल 40% रह गया था। मजदूर या तो बेरोजगार होते जा रहे थे या उनके वेतन काफी गिर चुके थे। बेरोजगारों की संख्या 60 लाख तक जा पहुंची। जर्मनी की सड़कों पर ऐसे लोग बड़ी तादाद में दिखाई देने लगे जो मैं कोई भी काम करने को तैयार हूं लिखी तख्ती गले में लटकाए खड़े रहते थे कि भैया हमसे कोई भी काम करवा लो, बस हमको काम दे दो तुम। बेरोजगार नौजवान या तो ताश खेलते पाए जाते थे, या तो नुक्कड़ों पर झुंड लगाए रहते थे, या फिर रोजगार दफ्तरों के बाहर लंबी लंबी लाइन में खड़े पाए जाते थे। जैसे जैसे रोजगार खत्म हो रहे थे, युवा वर्ग जो था वो आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होता जा रहा था। चारों तरफ गहरी हताशा का माहौल था। इकोनॉमिक क्राइसिस ने लोगों में गहरी बेचैनी और डर पैदा कर दिया था। जैसे जैसे करेंसी की वैल्यू गिर रही थी, वैसे वैसे मध्य वर्ग, मिडिल क्लास ऑफ द सोसाइटी
खास तौर से वेतनभोगी कर्मचारी और पेंशनधारियों की बचत भी सिकुड़ती जा रही थी। जो उन्होंने सेविंग करके रखा हुआ था, अब वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही थी। भाई, कारोबार ठप हो जाने से छोटे मोटे व्यवसायी, स्वरोजगार में लगे लोग और खुदरा व्यापारियों की हालत भी खराब होती जा रही थी। समाज के इन तबकों को प्रोलेटेरियनाइजेशन का भय सता रहा था। अब ये प्रोलेटेरियनाइजेशन क्या है? यह है सर्वहाराकरण। इसका मतलब क्या होता है कि गरीब होते होते मजदूर वर्ग की आर्थिक स्थिति में पहुंच जाना। मतलब आप इतने गरीब होते जा रहे हैं कि गरीब होते होते आप कहां पहुंच गए? मजदूर वर्ग की आर्थिक स्थिति में पहुंच गए। अब सोसाइटी को डर सता रहा है, सर्वहाराकरण का भय सता रहा था। उन्हें डर था कि अगर यही ढर्रा रहा तो वे भी एक दिन मजदूर बनकर रह जाएंगे, या हो सकता है कि उनके पास कोई रोजगार ही ना रह जाए। अब सिर्फ संगठित मजदूर ही थे जिनकी हिम्मत टूटी नहीं थी, लेकिन बेरोजगारों की जो बढ़ती फौज है वो उनकी मोल भाव की क्षमता को भी चोट पहुंचा रही थी। भाई, काम करने के लिए इतना आदमी खड़ा हुआ है, कम पैसे में काम करने को तैयार है, तो उनका भी तो रेट गिर रहा है ना। अब बड़े व्यवसाय संकट में थे। किसानों का एक बहुत बड़ा वर्ग कृषि उत्पादों की कीमतों में बेहिसाब गिरावट की वजह से परेशान था। भाई, जो प्रोडक्शन कर रहा है उसकी कीमत गिरती जा रही है। युवाओं को अपना भविष्य अंधकार में दिखाई दे रहा था। अपने बच्चों का पेट भर पाने में असफल औरतों के दिल भी डूब रहे थे। अब देखिए कितनी भयावह सिचुएशन है जर्मनी में। खाने को नहीं है, रोजगार नहीं है, बच्चों के पास खाने के लिए खाना नहीं है, किसान की फसल अच्छे दाम पर बिक नहीं रही है, पूरी की पूरी सोसाइटी परेशान है। देखिए, पॉलिटिकली वाइमर रिपब्लिक एक नाजुक दौर से गुजर रहा था। वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन में, यानी कि वाइमर संविधान में कुछ ऐसी कमियां थीं जिनकी वजह से गणराज्य कभी भी अस्थिरता और तानाशाही का शिकार बन सकता था। इनमें से एक कमी आनुपातिक प्रतिनिधित्व से संबंधित थी, जिसको प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन भी बोलते हैं। इस प्रावधान की वजह से किसी एक पार्टी को बहुमत मिलना लगभग नामुमकिन बन गया था। किसी पार्टी को बहुमत मिलता ही नहीं था। हर बार गठबंधन सरकार सत्ता में आ रही थी। गठबंधन सरकार का मतलब क्या है भाई? कोलिजन गवर्नमेंट। दूसरी समस्या क्या है इनकी? आर्टिकल नंबर 48, अनुच्छेद 48, जिसमें राष्ट्रपति को आपातकाल लागू करने, नागरिक अधिकार रद्द करने और अध्यादेशों के जरिए शासन चलाने का अधिकार दिया गया था। कि भाई, प्रेसिडेंट को पावर दे दी गई कि वो इंपोज कर सकता है इमरजेंसी, सस्पेंड कर सकता है सिविल राइट्स को, और रूल बाय डिक्री। अपने छोटे से जीवन काल में वाइमर रिपब्लिक का शासन 20 मंत्रिमंडलों के हाथ में रहा और उनकी औसत अवधि 239 दिन से ज्यादा नहीं रही। आप देख रहे हैं कैसे वहां पे सरकार टिकी नहीं रही है। इस दौरान आर्टिकल नंबर 48 का भी जमकर इस्तेमाल किया गया, पर इन सारे नुस्खों के बावजूद भी संकट दूर नहीं हो पाया। लोकतांत्रिक संसदीय व्यवस्था में लोगों का विश्वास खत्म होने लगा क्योंकि वह उनके लिए कोई समाधान नहीं खोज पा रही थी। उम्मीद करता हूं कि जितनी भी बातें मैंने आपको इस डिस्कशन में समझाई हैं वो सारी की सारी आपको समझ में आ गई होंगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और नीचे जो बेल आइकन आ रहा है उसको प्रेस कर दीजिए ताकि सारे के सारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको प्राप्त हो जाएं। इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप उसको ज्वाइन करके हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। मैं आपके उज्जवल भविष्य की हमेशा भगवान जी से कामना करता हूं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।